दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग एक शब्द सुन रहे हैं जिसका मीन्स है न्यूक्लियर। वो बहुत शब्द जो है चर्चा के अंदर है। न्यूक्लियर जब हम लोग शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब की बात की जा रही है। अगर कोई अच्छी बात होती है तो भी ऐसा लगता है कि नेगेटिविटी के अंदर वो बात की जा रही है। लगता है कि हमला होने वाला है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात की जा रही है, एटम बॉम्ब्स की बात की जा रही है। लेकिन आज हम लोग उस बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग आज बात करेंगे कि भारत के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसको कैसे और आगे तक बढ़ा सकते हैं। पूरे भारत में 24 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, चाहे वो छोटे हों या फिर बड़े हों। लेकिन न्यूक्लियर जो सेक्टर है वो केवल और केवल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। हमने हमेशा ये पढ़ा है कि जैसे रेलवे का एक सेक्टर है तो रेलवे सेगमेंट है या फिर न्यूक्लियर है, ये हमेशा गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं। प्राइवेट सेक्टर या फिर स्टेट गवर्नमेंट में इसकी कोई दखलंदाजी नहीं होती है। रिसेंटली एक शांति बिल इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा के अंदर, जिसने यह साबित कर दिया है कि भारत जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को भी इनवाइट करने वाला है। तो बड़ा विस्तार से जानेंगे कि आखिरकार ये बिल क्या है, क्या वाकई में भारत को इसकी जरूरत थी। एक्चुअली में ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का जो पत्ता फेंका था, इसके बाद में बहुत सारे देशों की आंखें खुल जानी चाहिए थी और भारत ने जो है वो अच्छे से इस बात को समझ लिया है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है और ओवर डिपेंडेंसी बड़ी खराब हो सकती है। खास बात है कि टैरिफ के चलते अमेरिका से हमारा जो लेन और देन था, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था, वो काफी हद तक हैम्पर हुआ था, काफी हद तक खराब हुआ था। इसलिए हम लोग ये चाह रहे थे कि चाहे अमेरिका हो या फिर कोई और देश हो, उसके ऊपर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर हम लोग अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करें। क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ये कहती है कि अगर आप दूसरे देश के ऊपर अपनी खुद की जरूरतों के लिए अगर निर्भर हो तो आप कभी भी जीवन में या फिर अपने देश को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ, जैसे ही कोविड का टाइम पीरियड आया तो उनकी इकोनॉमी टूरिज्म के ऊपर डिपेंड करती थी, पूरी कोलैप्स कर गई। फिर फूड ग्रेन्स को लेकर यूक्रेन के ऊपर डिपेंड थे, जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ फिर से इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। भारत के साथ में ऐसा नहीं था, भारत इंडिपेंडेंट था इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। लेकिन अब भारत जो है एनर्जी सेक्टर के अंदर भी अब इंडिपेंडेंट होने के लिए जा रहा है। तो ऐसा ही बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया है लोकसभा के अंदर। लेकिन इससे पहले बजट 2025 में निर्मला सीतारमण के द्वारा यह अनाउंस कर दिया गया था कि हम लोग लगभग 20,000 करोड़ की एक बहुत बड़ी एक योजना लेकर आ रहे हैं, जो कि पूरे भारत के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर इंडिपेंडेंस को क्रिएट कर देगी। आज हम लोग बात करने वाले हैं शांति बिल के बारे में। तो शांति बिल जो है वो टेबल पर लाया जा चुका है और लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। इस शांति बिल को हम लोग बड़ा विस्तार से देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये फुल फॉर्म हमको आनी चाहिए। यह है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो शांति बिल हम लोग इसको कह रहे हैं। 2025 के अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया है। ये रिप्लेस करेगा एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। एक्चुअली बात यह है, न्यूक्लियर डैमेज मतलब अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां पर कोई ऐसा हादसा होता है जैसे जापान के अंदर हुआ था, ठीक है, 2011 के अंदर पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो तबाह हो गया था। तो यहां पर यह प्रावधान किया गया है कि अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए एक इंश्योर्ड जो है एक लाइबिलिटी क्रिएट की गई है कि 1500 करोड़ रुपए उस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए जाएंगे। ये प्रावधान जो है इस बिल के अंदर किए गए हैं। तो ये बिल जो है ये इनवाइट करता है प्राइवेट सेक्टर को और स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर के अंदर, आप खुद भी जो है वो शामिल हो सकते हैं। ठीक है, बड़ा विस्तार के साथ में हम लोग समझेंगे। देखिए भारत के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, कुछ मैं इंपोर्टेंट आपको बताता हूं। जैसे नरोरा है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, राजस्थान के अंदर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है रावत भाटा के अंदर। फिर है काकरापार जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, तारापुर महाराष्ट्र के अंदर है, काकरापार गुजरात के अंदर है, ठीक है। कैगा जो है वो कर्नाटका के अंदर है। मद्रास के अंदर भी एटॉमिक स्टेशन है। एक है कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु के अंदर है, रूस की सहायता से हम लोग चलाते हैं। तो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं इसमें किसी ना किसी देश की भागीदारी है। जैसे रूस हमारा साथ देता है, यूएसए देता है, जापान देता है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम खुद जो है वो इसमें इंडिपेंडेंस को हासिल करें। इसीलिए हमारे भारत के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो दिग्गज खिलाड़ी हैं या दिग्गज जो कंपनियां हैं, उनको हम लोग इनवाइट करते हैं कि आप आइए और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो पूरे एनर्जी का जो कैपेसिटी है वो 3.1% कवर करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और 6780 मेगावाट न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इतनी न्यूक्लियर एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है।
लेकिन ये हमारे लिए काफी नहीं है अगर हम लोगों को डेवलप्ड नेशंस के अंदर अगर काउंट होना है। हमारा टारगेट ये है टू एनेबल लार्ज स्केल न्यूक्लियर एक्सपांशन। हम लोग बहुत लार्ज स्केल पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जो है एक्सपांड करना चाहते हैं, अट्रैक्ट प्राइवेट सेक्टर एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को भी इसमें लेके आना चाहते हैं। जैसे 49% का प्रावधान किया गया है कि अगर एफडीआई आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो वो 49% तक आ सकता है। इसको और मॉडर्नाइज किया गया है, ओवरसाइट किया गया है, रिफॉर्म किया गया है लायबिलिटीज रूल्स को, कि अगर मान लीजिए कल को कोई दुर्घटना घटती है तो उसके लिए भी कोई लायबल होगा। साथ में एक्सेलरेट इंडियाज पाथ टू 100 गीगावाट ऑफ 2047, मतलब न्यूक्लियर पावर जो है उसकी एनर्जी को बढ़ाकर 100 गीगावाट कर देना है 2047 तक। ये एम जो है, एक टारगेट हमारे द्वारा निर्धारित किया गया है। बात करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स की, जैसे ओपनिंग द न्यूक्लियर वैल्यू चेन टू प्राइवेट प्लेयर्स। जो भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए भी हम लोग एक इन्विटेशन दे रहे हैं कि आप आइए। जैसे स्पेस के अंदर हमने बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे NICL है ना, जो कि स्पेस के लिए काम करती है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी जो हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में काम करना चाहती है, उनको हम लोग इन्वाइट करते हैं। साथ ही में यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क जो है वो भी, जैसे कंप्लायंसेस का पूरा फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया कि आखिरकार कौन इसके लिए लायबल होगा। रिफॉर्म न्यूक्लियर लाइबिलिटी आर्किटेक्ट, पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, इंश्योर्ड बैकअप कैप, सब कुछ जो है डिसाइड किया गया है। इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी, डेडिकेटेड न्यूक्लियर ट्राइब्यूनल, एक ट्राइब्यूनल डिसाइड किया गया है। कल को कोई डिस्प्यूट हो खासतौर पर इंश्योरेंस को लेकर, तो एक ट्राइब्यूनल डिसाइड किया गया कि वहां पर जाकर उसका सॉल्यूशन हो सकता है। बूस्ट टू स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, SMRs, इसकी चर्चा बजट के अंदर की गई थी। तो निर्मला सीतारमण ने यह कहा था कि हम लोग लगभग 100 के पार SMR जो है वो खोलेंगे, जो कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, मतलब लार्ज स्केल पर नहीं, छोटे रिएक्टर्स होंगे जो कि काफी अच्छी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये एक की फीचर जो है हम लोग देख रहे हैं। पिछले 60 साल का रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर टूटेगा, यानी कि ब्रेक 60 ईयर्स प्लस ऑफ स्टेट मोनोपोली, ठीक है। एनेबलिंग प्राइवेट इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट सेक्टर को इसमें मौका मिलेगा, क्योंकि अब तक ये जो डिपार्टमेंट था, ये जो सेक्टर था, वो पूरा का पूरा स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास में था। स्टेट गवर्नमेंट और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनके पास में कोई भी दखलंदाजी का मौका ही नहीं था। जो डिसीजंस थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही थी। तो अब इन्होंने सोचा है कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए, प्राइवेट सेक्टर और स्टेट गवर्नमेंट तक लेके जाया जाए। क्रिटिकल फॉर अचीविंग 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी एंड इंडियाज नेट जीरो। भारत ने डिसाइड किया है कि हम लोग कार्बन जो एमिशन है इसको 2070 तक पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। यह भी टारगेट है कि हम लोग 100 गीगावाट जो है इसको 2047 तक अचीव भी जो है वो कर लेंगे न्यूक्लियर एनर्जी को। स्ट्रेंथ, एनर्जी सिक्योरिटी, मतलब सब कुछ जो है इसके अंदर इन्वॉल्व है। बात यह है कि हमारे सामने बड़े बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं। जैसे एफडीआई के तौर पर आप देखेंगे कि 49% जो है सीधे, मतलब एफडीआई जो है वो इसमें की जा सकती है, इसकी इजाजत देगा। इससे परमाणु ऊर्जा के लिए एक ही तरह का कानूनी ढांचा, मतलब एक, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि कल को प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा, तो उसमें कई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है उनको लेकर कई कंप्लायंसेस आ सकती हैं। इसीलिए एक सिमिलर जो है लीगल फ्रेमवर्क जो है वो डिसाइड किया जाएगा, जिसमें एक खास परमाणु ट्राइब्यूनल जो है, एक अदालत, वो भी इसके अंदर, ताकि कोई भी डिस्प्यूट हो तो यहां पर उसको सॉल्व आउट किया जा सके। प्राइवेट कंपनियों को सरकार की देखरेख में साफ सुथरे नियमों के तहत काम करने की अनुमति मिलेगी। परमाणु सामग्री बनाना, हैवी वाटर का उत्पादन और कचरे का प्रबंधन जैसे मुख्य काम अभी भी परमाणु ऊर्जा विभाग के नियंत्रण में ही रहेंगे। मतलब बात यह है कि पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है, केवल वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो अभी भी मैनेजमेंट है या हैवी वाटर प्रोडक्शन है, कचरे का जो प्रबंधन है, वो भी अभी भी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। जैसे हम लोग बात करते हैं हैवी वाटर की, तो हैवी वाटर को हम लोग कहते हैं D2O। तो D2O जो होता है वो हैवी वाटर होता है। जैसे राजस्थान के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें D2O जो होता है इसको प्रोड्यूस किया जाता है और अमेरिका जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका के अंदर डिमांड बड़ी तेज है इसकी, तो हम लोग उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अभी भी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही रहेगा। इसलिए प्राइवेट सेक्टर हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनको केवल इन्वेस्टमेंट का मौका इसके अंदर दिया गया है। तो बड़ा अच्छा बिल है। एनर्जी सेक्टर के अंदर हम लोग इंडिपेंडेंस हो सकते हैं और अभी लोकसभा के अंदर इसको रिप्रेजेंट किया गया है, कुछ दिन में पास होगा और ये अपना पूरा का पूरा जो लीगल वर्क है उसको कंप्लीट करते हुए ये बिल क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा।
क्योंकि एनर्जी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम लोग जो ऑयल होता है इसको इंपोर्ट करते हैं। लगभग ये मान के चले कि 80% जो क्रूड ऑयल है हम लोग गल्फ कंट्री से इंपोर्ट ही करते हैं। हम लोग, हमारी डिपेंडेंसी वहां पर है। जब जब वहां पर कोई इम्बैलेंस की कंडीशन होती है एज अकॉर्डिंग टू जियोपॉलिटिक्स, तो इंडिया के अंदर उसके दाम जो है बढ़ जाते हैं। और रुपया देखिए कितना टूट गया है, 91 रुपीस तक आ चुका है। तो हम ही चाहते हैं कि एनर्जी को लेकर हम लोग सेल्फ डिपेंड रहें किसी दूसरे देश के ऊपर, टेक्निकली भी, और जो रॉ मटेरियल है इसके लिए भी हम लोग कम से कम डिपेंड रहें। ये इसके अंदर टारगेट डिसाइड किया गया है। और साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया गया है। तो आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। पावर ऑफ फोकस, मतलब फोकस की क्या वाकई में पावर होती है, वो आप लोग सीखेंगे। मैंने 30 टेक्निक्स के अंदर ये बताया है। साथ ही में 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा। ठीक है, दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।